हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका। ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है, ठीक है, जो मंथली बेसिस पे आती है और ये अगस्त 2021 का संस्करण है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जिसमें पहला टॉपिक है 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व केंद्र ने लिया। तो देखिए, ये केंद्र सरकार ने दायित्व लिया है निःशुल्क टीकाकरण करने के लिए 18 वर्ष से जो भी अधिक उम्र के हैं उन सब का। तो पहले क्या थी कि केंद्र सरकार जो है वो 50% टीका खरीदती थी, राज्य सरकार 25% और निजी अस्पताल वाले 25% खरीदते थे, ठीक है। लेकिन 21 जून 2021 को पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार ने लिया है और उसे निःशुल्क किया जाएगा। अब देखा जाए तो नई व्यवस्था क्या है, पहले 50% ये लेती थी केंद्र और 25% राज्य सरकार। अब ये 25% भी केंद्र सरकार लेगी, मतलब केंद्र सरकार अब 75% टीका खरीदेगी और निजी अस्पताल को 25% टीका दिया जाएगा। अब देखा जाए तो निजी अस्पतालों को जो टीका का मूल्य है वो जितना पहले उन्हें मूल्य लग रहा था उससे मात्र 150 रुपया अधिक उन्हें अब पे करना होगा, ठीक है, पर टीका। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 108 अन्य रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य से सरकार ने इन उत्पादों को आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया और यह प्रतिबंध जो है वो चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, ठीक है। ये 31 मई 2021 को 108 उत्पादों की सूची जो है वो रक्षा मंत्रालय ने जारी की है, उस पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार एक सूची जारी की गई है, इससे पहले भी की गई है। पिछली बार ये लिस्ट जो जारी हुई थी वो हुई थी 9 अगस्त को, 9 अगस्त 2020 को, ठीक है। 9 अगस्त 2020 को एक सूची जारी हुई थी जिसमें 101 उत्पाद पे प्रतिबंध लगा था, अभी 108 पे लगा है, ठीक है। उस 101 उत्पाद जो थे उसमें आपको आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, लड़ाकू जलपोत, मालवाहक विमान, हल्के लड़ाकू विमान और रडार जैसे कुछ उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणाली उसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और ये दूसरी बार जब इसमें अब प्रतिबंध लगाया गया है तो उसमें आपको शामिल कौन कौन से हैं, तो 3.5 टन वजन वाले हेलीकॉप्टर, मिनी यूएवी, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम और हेलीकॉप्टर्स लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आदि, ये सब शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरह से चरणबद्ध तरीके से ये प्रतिबंध लागू होगा। तो 49 उत्पाद पर दिसंबर 2021 से और 21 अन्य दिसंबर 2022 से, मतलब पहले दिसंबर 2021 तक आपको 49 उत्पाद पर प्रतिबंध हो जाएगा, फिर 21 अन्य उत्पाद पर 2022 में दिसंबर 2022 तक उसमें प्रतिबंध हो जाएगा और शेष जो सभी होंगे उस पर अगले 4 साल में प्रतिबंध पूरी तरह से लागू हो जाएगा, ठीक है। और देखा जाए तो 101 पहले उत्पाद थे जिस पे प्रतिबंध लगाया गया था और अब 108, यानी कुल मिला के 209 उत्पादों पर जो कि रक्षा उत्पाद है उस पर आयात पे प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का परीक्षण। तो देखिए, ये 24 और 25 जून 2021 को डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया और ये पिनाका नाम जो है वो दिया गया है भगवान शंकर के धनुष पिनाका के नाम पर, ठीक है। परीक्षण स्थल देखा जाए तो वो उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए किया गया था। एकीकृत परीक्षण रेंज जिसको हम लोग कहते हैं आईटीआर, आईटीआर का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ठीक है। इसका मारक क्षमता था 45 किलोमीटर और कुल 25 रॉकेट का परीक्षण हुआ था, ठीक है। 25 गो उन्नत रॉकेट का इस परीक्षण में उसका परीक्षण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अग्नि पी मिसाइल का परीक्षण। तो देखिए, ये 28 जून 2021 को डीआरडीओ ने अग्नि श्रेणी का एक अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया। अग्नि पी का फुल फॉर्म हो गया अग्नि प्राइम, ये अग्नि श्रेणी का एक उन्नत मिसाइल है, ठीक है। देखिए, अग्नि श्रेणी जो है वो आपको सतह से सतह मार करने वाला है। इसका परीक्षण स्थल क्या था, तो ये भी उड़ीसा में था, लेकिन उड़ीसा में बालासोर तट पर। इसका मारक क्षमता जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है और ये कनिष्ठीकृत मिसाइल है, मतलब कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत अगले वर्ष भारतीय नौसेना को प्राप्त होने की संभावना। तो देखिए 2022 की पहली छमाही में भारतीय नौसेना को स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत प्राप्त हो जाएगा। ये आईएनएस विक्रांत जो है वो भारतीय नौसेना की समुद्र में सबसे शक्तिशाली परिसंपत्ति होगी। ठीक है, इसके जो निर्माण करता है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और इसके निर्माण के बाद भारत के पास विमान वाहक युद्धपोत की संख्या 2 हो जाएगी। तो इसमें पहला जो है आपको वो है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। ठीक है, ये 2 विमान वाहक युद्धपोत भारत के पास हो जाएगी। अब देखा जाए तो जो नया निर्माणाधीन विक्रांत है इसका जो नामकरण हुआ है वो भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक युद्धपोत था आईएनएस विक्रांत, जो कि 1961 से 97 तक 1961 से 97 तक नौसेना में शामिल था। ठीक है, उसी के नाम पर इसको नाम दिया गया है आईएनएस विक्रांत। अब देखा जाए तो जो पहला आईएनएस विक्रांत था वो भारत ने ब्रिटेन से खरीदा था। कब? 1957 में। 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था और ये एचएमएस हरकुलस नाम से उस समय ब्रिटिश के नौसेना में शामिल था और भारत ने ब्रिटेन से खरीदकर इसको आईएनएस विक्रांत नाम दिया था। ठीक है, और उसी के नाम पर ये दूसरा युद्धपोत जो भारत को अब मिलने वाला है वो है आईएनएस विक्रांत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 40 वर्षों की सेवा के पश्चात हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस संधायक नौसेना से सेवा मुक्त। देखिए 4 जून 2021 को एक सादे समारोह में सम्मान पूर्वक आईएनएस संधायक को सेवा मुक्त किया गया, मतलब डिकमीशन किया गया। ठीक है, इसके जो निर्माणकर्ता थे वो थे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। 26 फरवरी 1981 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। देखा जाए तो नौसेना का जो ये सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था उसको डिकमीशन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के शीर्ष 1300 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 35 संस्थान हैं। तो देखा जाए तो जून 2021 में लंदन स्थित क्यूएस का फुल फॉर्म हो गया आपको क्वाकवेरेली साइमंड्स, और ये एक एजेंसी है और इसके द्वारा वर्ष 2022 के लिए अपनी रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, और जिसमें 1300 संस्थानों को जगह मिला है और उस 1300 में भारत के 35 संस्थानों को जगह मिला है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के टॉप 10 शैक्षणिक संस्थान, जिसमें पहला आता है आपको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT कैम्ब्रिज में है और इसकी ओवरऑल स्कोर 100 में 100 दिया गया है। फिर दूसरे स्थान पे आ गया आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है, इसको 99.5 दिया गया है। फिर तीसरे स्थान पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, चौथे पे आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और 5वें स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए अब देखते हैं भारत के वो टॉप 10 शैक्षणिक संस्थान जिसको जगह मिली है क्यूएस में। ये है भारत के वो टॉप 10 शैक्षणिक संस्थान जिसको क्यूएस रैंकिंग 2022 में जगह मिली है। तो पहले स्थान पर अगर भारत का पहला स्थान देखा जाए तो वो है IIT बम्बई का, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में ये 117वें स्थान पर है। पूरी दुनिया का जो 1300 लिस्ट जारी हुआ था उसमें 117वें स्थान पर है IIT बम्बई, लेकिन भारत के हिसाब से ये पहले नंबर पे है। फिर दूसरे नंबर पे आ गया IIT दिल्ली जिसको वैश्विक रैंकिंग मिली है 185। फिर तीसरे स्थान पे है IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, ओवरऑल रैंकिंग में ये 186 स्थान पे है। फिर IIT मद्रास चौथे स्थान पे है लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में 255वें स्थान पे है। फिर आता है IIT कानपुर 5वें स्थान पर, भारत का 5वें स्थान पर IIT कानपुर, ओवरऑल रैंकिंग 277। IIT खड़गपुर 6ठे स्थान पे है, ओवरऑल रैंकिंग 280। 7वें स्थान पे है IIT गुवाहाटी, ये आपको ओवरऑल रैंकिंग 395। और 8वें स्थान पे है IIT रुड़की, ओवरऑल रैंकिंग 400। दिल्ली यूनिवर्सिटी को 9वां स्थान और JNU को 10वां स्थान दिया गया है भारत के हिसाब से, जो कि 501 से 510 में आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ओवरऑल में, और JNU आती है 560 से 570 के बीच। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इटली के 2 नौसैनिकों की गोली से भारतीय मछुआरों की मौत से संबंधित जो 9 वर्ष पुराना मामला था उसका मध्यस्थता किया गया और मध्यस्थता समझौता के पश्चात अदालत में बंद किया गया, यानी वो केस अदालत में बंद कर दिया गया है, उसे अब नहीं ओपन किया जाएगा।
देखिए, हुआ यूं था कि फरवरी 2012 में इटली के ध्वज वाला एक तेल का टैंकर था जिसका नाम था एमवी एनोरिका लेक्सी। वो उस पर सवार दो इटली के नौसैनिक जो थे, वो भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो ईईजेड है, ईईजेड का फुल फॉर्म हो गया आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसमें दो भारतीय मछुआरों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जून 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस केस को बंद कर दिया गया। जो इतालवी नौसैनिक है, मतलब जो इटली के नौसैनिक थे, उस पर दर्ज प्राथमिकी और समस्त कार्यवाही को अब रद्द कर दिया गया। देखिए, कुछ समय तक वो जो नौसैनिक थे उन दोनों को भारत की जेल में भी बंद रखा गया था, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हुई है इसमें, और इसे स्वीकार करते हुए अब इस पर जांच जो है अब इटली में होगा, यहाँ समाप्त कर दिया गया। इटली गणराज्य के द्वारा 10 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति राशि दी गई है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने जो बंटवारा किया है, मतलब 4-4 करोड़ रुपए मछुआरों के वारिसों को दी जाएगी और 2 करोड़ नौका मालिक को दिया जाएगा। जो नौका था जो डिस्ट्रॉय हो गया उसमें, उसको 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार में इंदौर व सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। राज्यों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। देखिए, 25 जून 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का छठा वर्षगांठ पर वर्ष 2020 को स्मार्ट सिटी पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है, देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है और इस पे कुछ पहलू को जांचा गया है, मतलब रखा गया है, उसी के आधार पर ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट दिया गया है। पहला है आपको सामाजिक पहलू, जिसे कहते हैं हम लोग सोशल एस्पेक्ट, फिर गवर्नेंस, कल्चर, शहरी वातावरण मतलब कि अर्बन एनवायरनमेंट, फिर आपको स्वच्छता मतलब सैनिटेशन, फिर अर्थव्यवस्था, रोजगार, पेयजल आपूर्ति और शहरी प्रबंधन के आधार पर चुना गया है। ठीक है, शहरों का जो पहला स्थान अगर दिया गया है तो इंदौर और सूरत को दिया गया है पहला स्थान, ये संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अगर पहला स्थान मिला है तो वो चंडीगढ़ को मिला है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार जो दिया गया है वो आपको अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को दिया गया है। ठीक है, अब स्मार्ट सिटी विकसित करने में जो राज्य हैं सबसे आगे, उसमें आपको पहला स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को और तीसरा स्थान तमिलनाडु को। फिर केंद्र शासित स्मार्ट सिटी विकसित करने में चंडीगढ़ को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्वर्ण कलाकृतियों व आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य। तो देखिए, 16 जून 2021 को स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्क चिन्ह अंकित जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। पहले चरण में 256 चुनिंदा जिलों की इसकी शुरुआत की गई है और अनिवार्य हॉलमार्किंग के कारण ज्वेलर्स को केवल 14, 18 और 22 कैरेट के आभूषण के विक्रय की ही अनुमति होगी। ठीक है, ये स्वर्ण आभूषण जो हॉलमार्किंग है उसको 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य करने की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा, पहले नवंबर 2019 में की गई थी। ठीक है, कि 19 में कहा, नवंबर 2019 में कि 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन कोविड के कारण ये टलता गया, टलते टलते अब 16 जून से इसको कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, देखिए, अब आभूषणों पे जो टंकित रहेगा, मतलब अगर आप 14 कैरेट के आभूषण लेते हैं तो उस पर आपको 585 यानी 585 अंकित रहेगा। मतलब 585 अगर अंकित है तो आप मान लीजिए कि वो 14 कैरेट का ही आभूषण है। ठीक है, और 18 कैरेट पर 750 अंकित रहेगा, 22 कैरेट पर 916 अंकित रहेगा। ठीक है, ये अंकित रहने से आपको पता चल जाएगा कौन 14 कैरेट का है, कौन सा 18 कैरेट का है और कौन सा 22 कैरेट का आभूषण है। ठीक है, देखिए, 40 लाख से कम जो वार्षिक बिक्री वाले आभूषण विक्रेता हैं, सिर्फ उसको इस अनिवार्यता से छूट फिलहाल दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कारों में आगे की दोनों सीट पर एयरबैग लगाने के लिए समय सीमा जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई गई है। देखा जाए तो 1 अप्रैल 2021 के बाद जारी होने वाले जो सभी नए मॉडल होंगे उसमें और 1 जनवरी 2022 के पश्चात निर्गत होने वाले सभी मॉडल यानी पुराने मॉडल के साथ में आगे की सीट में एयरबैग का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, बहुत से एक्सीडेंट हो रहे थे जिससे केवल सिर्फ ड्राइवर सीट पे ही एयरबैग का दिया जा रहा था कॉस्ट को कम करने के लिए, लेकिन अब सरकार ने दोनों आगे की सीटों पर एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड में भाजपा सरकार में पुनः नेतृत्व परिवर्तन। ये जुलाई 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो खटीमा से निर्वाचित विधायक हैं, 45 वर्ष के हैं और इनका नाम है श्री पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे 10 मार्च 2021 को वो थे श्री तीरथ सिंह रावत। उनके इस्तीफा देने के बाद अब बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी को। ठीक है, देखिए ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं और अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है कि भारत के 3 वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य निर्वाचित। इकोसॉक का फुल फॉर्म क्या हुआ? इसका मतलब हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, यहाँ 3 साल के लिए सदस्यता मिली है भारत को। 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी और 31 दिसंबर 2024 तक होगी। ठीक है, और इकोसॉक का जो गठन हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में हुआ था। ठीक है, ये 54 सदस्यीय इकोसॉक है जिसमें आपको 14 सीटें अफ्रीकी देश से, 11 सीट एशियाई देशों के लिए और पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उसके लिए 10 सीट है, जैसे लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश, और शेष 13 सीटें जो हैं वो पश्चिमी यूरोप सहित कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए हैं। और 2022 से 24 में जो चुनाव हुआ था वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से हुआ, जिसमें भारत को सदस्यता मिली। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी देश थे जिसको सदस्यता मिली है एशिया प्रशांत क्षेत्र से। 7 अन्य सदस्य देश जैसे कि आपको बांग्लादेश, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान और सोलोमन द्वीप हैं। ठीक है, भारत के साथ साथ ये 7 और कंट्रीज हैं जिनको सदस्यता मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबन और संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे। देखा जाए तो ये 5 देश जो हैं वो किनके स्थान पे आएंगे? तो एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम, इन 5 का स्थान लेंगे और इनका कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का पूरा हो गया है 31 दिसंबर 2021 को। अब 1 जनवरी 2022 से जो 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद है उसकी संरचना क्या होगी? तो 5 सदस्य जो है वो स्थायी हैं, जिसमें आपको अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये 5 सदस्य स्थायी हैं। अब ये 5 अस्थायी सदस्य देखिए जिनकी द्विवार्षिक सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगी। ठीक है, 2021 को समाप्त हो रही थी इन 5 देश की और 2022 को जिसके समाप्त होगा उसमें है आपको भारत, कीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको। इन 5 कंट्री का सदस्यता 1 साल अभी बाकी है। ठीक है, फिर भारत जो है 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। अब देखा जाए तो भारत जो है अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। अब देखिए 5 अस्थायी सदस्य जिनकी द्विवार्षिक सदस्यता 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होगी, तो वो होगी अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। मतलब 1 जनवरी 2022 को ये ज्वाइन करेंगे और 31 दिसंबर 2023 तक इनकी सदस्यता होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 47वां G7 शिखर सम्मेलन। तो ये 11 से 13 जून 2021 को यूनाइटेड किंगडम के कार्नवाल में संपन्न हुआ था। इसका विषय था बिल्ड बैक बेटर। देखिए कोविड-19 महामारी में जो उत्पन्न परिस्थितियां थी इनके विरुद्ध मिलकर मुकाबला, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक नीतियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल मुद्रा के विनियमन आदि के मुद्दे को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन में फिर कोरोना से प्रभावित जो निर्धन देश हैं उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी और उसके लिए 1 अरब खुराक उपहार स्वरूप दिया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है। ठीक है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर देश है उसको कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 7.32 लाख करोड़ रुपए की मदद देने की भी घोषणा की गई है। फिर वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है और G7 का जो आगामी मतलब अगला जो शिखर सम्मेलन होगा 48वां, वो होगा 2022 में जर्मनी में। ये जो है आपको यूनाइटेड किंगडम के कार्नवाल में हुआ था, जिसमें भारत जो है कोरोना महामारी के लहर को देखते हुए मोदी ने इसको वर्चुअल तरीके से इस सत्र को संबोधित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्यों में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग हेतु सहमति हुई। तो देखिए, ये 24 जून 2021 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक संपन्न हुई। ठीक है, तो भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, देखिए एससीओ में जो कुल देश हैं वो 8 हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हुए हैं 2017 में। फिर रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान है। सुरक्षा और आतंकवाद पर विशेष रूप से चर्चा की गई इस बैठक में। और लश्कर ए तैयबा जैसे मोहब्बत जैसे आतंकी संगठन के विरुद्ध एससीओ की कार्यवाही के लिए आह्वान भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है म्यांमार की सैन्य सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव महासभा में पारित। भारत सहित 36 देश जो है वो मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की। तो देखा जाए तो 18 जून 2021 को महासभा में भारी बहुमत से पारित इस प्रस्ताव में 5 माह से सत्ता पर काबिज जुटा से ये कब्जा तुरंत छोड़ने को और जेलों में बंद सभी नेताओं को तुरंत रिहा करने को कहा गया। महासभा में जो कुल सदस्य देश हैं वो है 193 और प्रस्ताव के जो पक्ष में मत गिरे थे वो 119 गिरे थे। एकमात्र मत जो था वो विपक्ष में गिरा था, वो था बेलारूस का। ठीक है, और भारत के अतिरिक्त अन्य पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, लाओस के साथ साथ रूस और चीन भी शामिल थे, जिन्होंने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की थी। ठीक है, कुल मिलाकर 36 ऐसे देश थे जो मतदान में अनुपस्थिति शामिल की थी। देखा जाए तो भारत के जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति होंगे। तो देखिए 18 जून 2021 को संपन्न चुनाव में न्यायपालिका के प्रमुख रह चुके कट्टरपंथी नेता हैं इब्राहिम रईसी। उसने जीत हासिल की और अब वह राष्ट्रपति होंगे। 6 करोड़ मतदाताओं में से 48.8% मतदाताओं ने अपने चुनाव का इस चुनाव में मतदान का प्रयोग किया है और इब्राहिम रईसी को 1.79 करोड़ से ज़्यादा मत मिले। देखा जाए तो इस चुनाव में कुल 552 लोगों ने अपना नामांकन उम्मीदवार भरा था, लेकिन गार्जियन काउंसिल ने सभी को खारिज कर दिया और केवल 7 लोग ही इस चुनाव में खड़े हो सके। गार्जियन काउंसिल जो है वो ईरान के चुनाव प्रक्रिया का निगरानी करने वाली एक संस्था है। ठीक है, और इसका बागडोर जो है वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक नेता है अयातुल्ला खोमेनी जो है उनके हाथ में है। ठीक है, और उसी में प्रतिद्वंदी देखा जाए मोहसिन रजाई को जो दूसरे स्थान पर रहे उनको मात्र 34 लाख मत ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसाक हेजोग इजराइल के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। तो देखा जाए तो 2 जून 2021 को इजराइल में 120 सदस्य जो नेसेट है उसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया गया और इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं इसाक हेरजोग, जो कि लेबर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है और इनको 120 में से 87 मत प्राप्त हुए थे। नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं वो 9 जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और इनका कार्यकाल 7 वर्ष का होगा। ठीक है, इजराइल में राष्ट्रपति के कार्यकाल जो होते हैं वो 7 वर्ष के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इजराइल में नेतन्याहू के 12 वर्ष के शासन का अंत, नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बने। तो देखिए 13 जून 2021 को 8 विपक्षी दलों के गठबंधन के बाद जो नेता थे नफ्ताली बेनेट, उनको इजराइल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया और गठबंधन के लिए जो संपन्न समझौता के तहत कहा जाए तो दक्षिणपंथी यामेनी पार्टी के जो नेता हैं नफ्ताली बेनेट वो अगस्त 2023 तक ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मध्यमार्गी येस एतिद पार्टी के हैं याइर लापिड वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, और इस समय याइर लापिड जो हैं वो विदेश मंत्री होंगे इस सरकार में। ठीक है, नेसेट के 120 सदस्य में से 60 सांसदों ने इनके पक्ष में और 59 विरोध में मतदान किए थे। अब देखा जाए तो इनके शासन में इनके सरकार में कुल 27 मंत्री होंगे
और इन 27 मंत्रियों में से 9 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। 180 देशों में भारत का 168वां स्थान। तो देखिए जून 2021 में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 ये विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें आपको वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, वृक्षादित क्षेत्र, नाइट्रोजन संतुलन, जीव संरक्षण आदि मानकों पर 2-2 वर्ष के अंतराल पर इसको जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट में कुल 180 देश शामिल हैं, जिसमें भारत का स्थान 168वां है। टॉप 10 देखा जाए तो पहले स्थान पर है डेनमार्क, जिसको इस सूचकांक में 82.5 मान दिया गया है। फिर दूसरे स्थान पर आपको लग्जमबर्ग 82.3 मान के साथ, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम और 5वें स्थान पे फ्रांस है। ठीक है, और भारत का और उसके पड़ोसी देशों का अगर रैंकिंग देखा जाए तो भारत 168वें स्थान पे है 27.6 मान के साथ। उसी में आपको भूटान 107 पे, श्रीलंका 109 पे, चीन 120 पे, पाकिस्तान 142 पे, नेपाल 145, बांग्लादेश 162वें स्थान पे है और अफगानिस्तान 178वें स्थान पे, म्यांमार 179 स्थान पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे निचले 15 राष्ट्र। छोड़िए 15 राष्ट्र, देखते हैं कि नीचे से 3-4 राष्ट्र कौन कौन है। तो सबसे लास्ट मतलब 180वें स्थान पे है लाइबेरिया, 179वें स्थान पे है म्यांमार, 178वें स्थान पर है अफगानिस्तान और 177वें स्थान पे है सिएरा लियोन। ठीक है, ये हो गया आपको पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। तो देखा जाए तो जून 2021 में सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की वर्ष 2021 की जो ताजा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस सूची में कुल 163 देश शामिल है, जिसमें भारत का स्थान 135वां है। पिछले साल 2020 में 139वें स्थान पे था भारत, इस बार ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135वें स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट है कि सूची में जो प्रथम 5 देश हैं उसमें आपको आइसलैंड पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पे डेनमार्क, चौथे स्थान पे पुर्तगाल और 5वें स्थान पे स्लोवेनिया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। और सूची के अंत में देखा जाए 5 मतलब 163 देशों में 163वें स्थान पे आपको अफगानिस्तान है सबसे आखिरी स्थान पे। फिर 162वें स्थान पे यमन, 161 पे सीरिया, 160 पे दक्षिण सूडान और 159 पे इराक है। अब भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखी जाए तो भूटान की स्थिति काफ़ी अच्छी है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, 22वें स्थान पे है। 85वें स्थान पे नेपाल, बांग्लादेश 91, 95वें स्थान पे श्रीलंका और 100वें स्थान पे चीन है। फिर 131वें स्थान पे म्यांमार, 135वें स्थान पे भारत है और पाकिस्तान 150वें स्थान पे है और सबसे आखिरी पायदान में जो है वो अफगानिस्तान है, भारत का पड़ोसी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता जिनेवा में संपन्न। तो देखा जाए तो 16 जून 2021 को शिखर सम्मेलन हुआ, जिनेवा में संपन्न हुआ और आपसी तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों में सहमति व्यक्त हुई। दोनों ने अपने राजदूतों को एक दूसरे की राजधानी में वापस तैनाती के लिए सहमत हुए। इससे पहले क्या हुआ था कि तनाव में जब वृद्धि हुए थे तो अमेरिका में रूस ने अपने राजदूत को 3 माह पहले ही वापस बुला लिया था वाशिंगटन से और रूस ने भी अमेरिकी राजदूत को 2 माह पूर्व मॉस्को छोड़ देने को कहा। अब दोनों सहमत हुए हैं एक दूसरे की राजधानी में अपने अपने राजदूत को बैठाने को। फिर देखा जाए तो परमाणु अप्रसार का मुद्दा भी वार्ता के मुद्दे में शामिल किया गया था और नई स्टार्ट संधि के विस्तार का उल्लेख करते हुए नाभिकीय अप्रसार प्रतिबद्धता जो है वो दोनों नेताओं ने व्यक्त की है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान। तो देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान जो है वो हर साल मतलब प्रति वर्ष 2 बार इस सूची का आदान प्रदान करता है, मतलब कि कितने नागरिक कैदी हैं और कितने मछुआरे हैं इस सूची में, इसका आदान प्रदान होता है। एक होता है 1 जनवरी को और दूसरा होता है 1 जुलाई को। ठीक है, अब देखा जाए तो इस सूची के अनुसार जो 1 जुलाई को सूची दी गई है उसके अनुसार पाकिस्तान में जो भारतीय कैदी हैं वो कुल 609 हैं,
जिसमें से 558 जो है मछुआरे हैं और 51 जो है वो अन्य नागरिक हैं। और इसी सूची के अनुसार देखा जाए तो भारत में जो पाकिस्तानी कैदी हैं वो 345 हैं, जिसमें मछुआरे मात्र 74 हैं और 271 अन्य नागरिक हैं पाकिस्तान के जो भारत में भारतीय जेलों में कैद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अल सल्वाडोर के पश्चात चीन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित। तो देखा जाए तो विगत 4 वर्षों में पूरे देश में मलेरिया का एक भी मामला न पाए जाने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अल सल्वाडोर को फरवरी 2021 में और चीन को जून 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, और यहाँ कुछ लिस्ट दिए गए हैं, मतलब 40 देशों की सूची है जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, देखा जाए अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री हैं, तो अल्जीरिया है जिसको 2019 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, फिर मॉरिशस है, फिर है ला रीयूनियन जो फ्रांस है 1979 में, और फिर देखा जाए पूर्वी मेडिटेरेनियन में तो आपको मोरक्को 2010 में, संयुक्त अरब अमीरात 2007 में, फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और अमेरिकी कंट्री में देखा जाए तो अमेरिका में आपको है अर्जेंटीना, क्यूबा, डोमिनिका, अल सल्वाडोर, ग्रेनेडा, जमैका, पराग्वे, सेंट लुइस, त्रिनाड एंड टोबैगो और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। यूरोप में भी आप देख सकते हैं जैसे अर्मेनिया, बोस्निया हर्जेगोविन, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, हंगरी, इटली, किर्गिस्तान, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनको मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। फिर दक्षिण पूर्व एशिया में आपको मालदीव और श्रीलंका है। फिर पश्चिम प्रशांत में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चीन और सिंगापुर है। ठीक है, और इनके अलावा भी देखा जाए तो 62 ऐसे देश हैं जहां मलेरिया कभी आया ही नहीं और अपने आप ही समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अदालत अवमानना मामले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 माह का कारावास। तो देखिए 3 जुलाई 2021 को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जैकब जुमा, उनको अदालत ने अवमानना के लिए 15 माह का सजा सुनाया है और ये संवैधानिक अदालत के द्वारा सुनाई गई है। ठीक है, जैकब जुमा के विरुद्ध एक वित्तीय घोटाले के रूप में आरोप लगा था 2009 से 2018 की अवधि में। ठीक है, जब वो देश के राष्ट्रपति थे। भ्रष्टाचार के मामले में जांच आयोग के समक्ष उन्होंने सुनवाई से बहिष्कार कर दिया था और इसमें शामिल होने से इनकार करने के लिए ही उन्हें यह सजा सुनाई गई है। ठीक है, सजा सुनाते वक्त यह भी कहा गया कि सजा को निलंबित नहीं किया जा सकता है और 4 जुलाई को उनको आत्मसमर्पण करने का समय दिया गया था, लेकिन 3 जुलाई 2021 को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार किया और सुनवाई के लिए 12 जुलाई 2021 की तिथि को निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका के बाद रूस भी अब मुक्त आकाश संधि से अलग हुआ। देखा जाए तो 7 जून 2021 को व्लादिमीर पुतिन के हस्ताक्षर के बाद रूस भी अब औपचारिक रूप से मुक्त आकाश संधि से अलग हो गया है। ठीक है, मुक्त आकाश संधि जिसे कहते हैं ओपन स्काईज ट्रीटी। अब मुक्त आकाश संधि द्विपक्षीय जो ओपन स्काई एग्रीमेंट है उससे अलग है। कहने का मतलब ये कि ओपन स्काई एग्रीमेंट के तहत जहां 2 देश एक दूसरे के यात्री और मालवाहक विमानों को अपने आकाशीय क्षेत्र में उड़ान भरने से अनुमति प्रदान करता था। ठीक है, और ओपन स्काई ट्रीटी एक बहुपक्षीय संधि है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। तो देखा जाए तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चौथा चरण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, देखा जाए तो 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कवर किए गए 81 करोड़ निर्धनों को जुलाई से नवंबर 2021 तक, ठीक है, जुलाई से नवंबर 2021 तक 5 और महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। मतलब 5-5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चौथा संस्करण के तहत 67,267 करोड़ का वित्तीय भार केंद्र को वहन करना होगा। ठीक है, और
इसका जो तीसरा चरण चला था वो मई जून 2021 के बीच में चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मई 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 6% का लक्ष्य से अधिक। तो देखा जाए तो 14 जून 2021 को भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधारित मुद्रास्फीति है उसके दर में आंकड़ों में केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और सीपीआई के आधार वर्ष जो है वो 2012 है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो 2012 है। ठीक है, देखिए ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति है, मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन देखा जाए अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको मई 2021 का जो अंतिम है वो है 6.30%, जो कि अप्रैल 2021 का फाइनल था 4.23%। ठीक है, और ये हो गया है 6.30%, जो कि देश में मुद्रास्फीति की दर जो है मार्च 2026 तक 4% के स्तर पर बनाए रखने का सरकार ने आरबीआई को सुझाव दिया था। ठीक है, और ये 6.3% अभी है। और ये अगर ग्रामीण क्षेत्र का देखा जाए तो मई 2021 का जो अंतिम है वो है 6.48 और अप्रैल में ये था फाइनल 3.75। फिर शहरी क्षेत्र का जो अंतिम देखा जाए तो वो 6.04 मई 2021 के अंतिम है, और जो कि अप्रैल का फाइनल था 4.71%। ठीक है, ये इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति। चलिए इसमें आगे है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, अगर आप देखा जाए अखिल भारतीय मतलब ओवरऑल भारत का देखा जाए तो 160.4, जो कि अप्रैल में था 157.8। ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 161 और शहरी क्षेत्र में 159.7 रहा है अंतिम मई 2021 का, जो कि अप्रैल में अगर फाइनल देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 157.6 थे, जो कि अभी 161 हो गए, और शहरी क्षेत्र में 158 था फाइनल, जो कि मई 2021 के अंतिम है 159.7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का। अब हम लोग देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर मई 2021 में 12.94%। ठीक है, देखा जाए तो मई 2021 के दौरान देश में थोक मूल्य सूचकांक मतलब डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित जो मुद्रास्फीति की दर है वो 12.94% अंतिम रही है, जो कि अप्रैल 2021 में यह 10.49% अंतिम था। ठीक है, देखा जाए तो पेट्रोल, डीजल और क्रूड पेट्रोलियम के मूल्य में जो तीव्र वृद्धि के साथ साथ जो निचले आधार प्रभाव है मतलब लो बेस इफेक्ट के कारण मई 2021 की मुद्रास्फीति की दर इतनी अधिक रही है। ठीक है, और थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, और देखा जाए तो सभी वस्तुओं के मामले में जो मई 2021 का देखा जाए तो 132.7 रहा अंतिम, और फूड इंडेक्स मई 2021 में देखा जाए तो 158.6 रहा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं वस्तुगत निर्यातों में सिकुड़न के बावजूद 2020-21 में भारत की कृषि क्षेत्र में निर्यातों में वृद्धि हुई है। ठीक है, देखा जाए तो निर्यात में सिकुड़न भी हुआ है लेकिन कृषि क्षेत्र के निर्यात में वृद्धि हुआ है। अब वस्तुगत विदेशी व्यापार में सिकुड़न हुआ मतलब 4.68% का सिकुड़न हुआ यानी कि ऋणात्मक वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब देश में कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात वर्ष 2020-21 में 41.25 अरब डॉलर रहा, जो कि महामारी के बावजूद इस क्षेत्र के निर्यात में डॉलर मूल्य में 17.34% की वृद्धि दर्ज की गई है, और रुपए के मूल्य में ये 22.62% रही है। ठीक है, डॉलर के मूल्य में 17.34% और रुपए के मूल्य में 22.62%। फिर समुद्री उत्पाद के निर्यात में वर्ष 2020-21 में 10.8% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, देखिए इसमें अगर देखा जाए और तो वाणिज्य मंत्रालय के जो आंकड़े हैं 2020-21 के, उसमें आपको अनाजों की निर्यात जो है विशेष वृद्धि दर्ज की गई है, और जैसे कि गैर बासमती चावल का निर्यात 136% बढ़कर 4,795 मिलियन डॉलर रहा था, और गेहूं का निर्यात 774% बढ़कर 544 मिलियन डॉलर रहा। इस प्रकार अन्य अनाज जो कि जैसे कि मिलेट, मक्का और अन्य मोटे अनाज हैं उस पे आपको कपास, सब्जी आदि के निर्यात में भी 2020-21 में वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, फिर आपको उसी तरह से देखा जाए तो अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, हल्दी, केसर, इलायची,
जायफल, जावित्री जो मसाले हैं उसमें भी आपको वृद्धि संवर्धित दिखी थी 2020-21 में। इसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं समुद्री उत्पाद के निर्यात में जो घटा हुआ है, मतलब 10.8% का जो गिरावट हुआ है उसको देखा जाए तो देखिए, तो 3 जून 2021 को एक अन्य विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की समुद्री खाद्यों की कुल निर्यात 5.96 अरब डॉलर का रहा। मतलब इसमें 10.8% का गिरावट दर्ज किया गया। ठीक है, पहले ये 6.68 अरब डॉलर का था। ठीक है, 6.68 अरब डॉलर का था, जिसमें इस बार आपको 5.96 अरब डॉलर का है, मतलब 10.8% का गिरावट देखा गया। ठीक है, अब इसमें जो प्रमुख आयातक राष्ट्र हैं वो है अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ। ठीक है, देखिए समुद्री खाद्य निर्यात के मूल्य के अनुसार सर्वाधिक 74.3% तथा मात्रा के अनुसार 51.36% जो भाग है वो सिर्फ फ्रोजन झींगा का है। इसमें भी आपको 9.4% का गिरावट देखा गया है डॉलर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को विधिग्राह मुद्रा के रूप में मान्यता। विधिग्राह मुद्रा हो गया आपको लीगल टेंडर। ठीक है, देखिए मतलब कि 9 जून 2021 को हुआ यूं कि अल सल्वाडोर जो मध्य अमेरिकी देश है उसने विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को विधिग्राह मुद्रा यानी लीगल टेंडर के रूप में मान्यता दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये लीगल टेंडर होने से बिटकॉइन जो वैध मुद्रा घोषित किया गया है, वस्तुओं व सेवा के मूल्य बिटकॉइन में निर्धारित किए जा सकेंगे और कर का अदायगी सहित सभी लेन देन वहां बिटकॉइन में भी किए जा सकेंगे। ठीक है, देखिए अल सल्वाडोर का जो मान्यता देने वाला देश है वो पहला देश बना है दुनिया का जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में दर्जा दिया है। फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए बिटकॉइन का मूल्य तो लगभग एक बिटकॉइन का कीमत होता है $36,590 और अल सल्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं वो है नाइब बुकेले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मार्च 2021 के अंत में देश में दूरसंचार परिदृश्य। अगर देखा जाए तो 18 जून 2021 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई के द्वारा ये जारी किया गया है। मतलब टेलीडेंसिटी के बारे में देखा जाए तो टेलीडेंसिटी पहले होती क्या है, तो टेलीडेंसिटी का मतलब है कि प्रति 100 व्यक्ति में टेलीफोन के कनेक्शन की संख्या, ठीक है, जो कि मार्च 2020 में थी 87.37%, लेकिन अब देखा जाए मतलब मार्च 2021 के अंत में अगर टेलीडेंसिटी देखा जाए तो भारत में है 88.17%। कहने का मतलब ये है कि कुल 100 व्यक्ति में 88.17 कनेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए टेलीफोन के परिदृश्य एक दृष्टि में अगर देखें 31 मार्च 2021 की स्थिति तो टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या जो करोड़ में देखा जाए तो टोटल 120.12 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस हैं, जिसमें कि वायरलेस है आपको 118.1 और वायर लाइन वाला है आपको 2.02। ठीक है, ये हो गया आपको करोड़ में। फिर आपको शहरी उपभोक्ता देखा जाए तो टोटल आपको 66.38 करोड़ जो है शहरी उपभोक्ता है, जिसमें कि आपको 64.52 वायरलेस है। फिर वायर लाइन 1.86 करोड़ है। फिर आपको ग्रामीण उपभोक्ता देखें तो ये है आपको 53.58 वायरलेस में और वायर लाइन में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो वायर लाइन है वो 0.17 करोड़ है। फिर आपको योग अगर टोटल देखा जाए तो 53.74 करोड़ जो है वो कुल ग्रामीण उपभोक्ता है। शहरी उपभोक्ता कुल 66.38 करोड़ है और ग्रामीण 53.74। चलिए टेली डेंसिटी देखा जाए तो टेली डेंसिटी जो भी हमने बताया 88.17 जो प्रतिशत है उसमें आपको वायरलेस का ही ज़्यादा है 86.7% और ये हो गया 1.49 वायर लाइन वाला। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर आगे देखते हैं तो कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं का शहरी उपभोक्ता जो प्रतिशत देखा जाए तो वो है आपको 55.26%। ठीक है, और जिसमें वायरलेस आपको है 54.63 और वायर लाइन वाले हैं 51.76%। फिर आपको ग्रामीण उपभोक्ता का प्रतिशत देखा जाए तो कुल आता है 44.74। ठीक है, और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता जो संख्या देखा जाए अगर करोड़ में मतलब ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं करोड़ों में अगर देखा जाए तो कुल है 77.81
करोड़ जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिए हुए हैं, और जिसमें वायरलेस आपको 75.54 और वायर लाइन वाले 2.28 हैं। इसमें आगे देखा जाए तो मोबाइल फोन सेवा जो बाजार में विभिन्न कंपनी की हिस्सेदारी अगर देखी जाए तो सबसे अधिक हिस्सेदारी अगर किसी कंपनी की है तो वो है रिलायंस जियो की। ये मार्च 2021 के अंत में आपको देखा जाए तो 35.81% जो है आपको रिलायंस जियो के कनेक्शन हैं। फिर भारती एयरटेल के 29.84 और वोडाफोन आइडिया के 24.02, ये मार्च 2021 के अंत तक। ठीक है, बीएसएनएल आपको 10.05% है, एमटीएनएल 0.28 और रिलायंस कम्युनिकेशन का 0.001, कुल हो गया 100%। चलिए इसमें आगे देखें। यह है आपको भारत में विभिन्न दूरसंचार मंडल में टेली डेंसिटी, मतलब प्रति 100 व्यक्ति पर जो टेलीफोन के कनेक्शंस हैं हर राज्य के हिसाब से, तो उसमें सबसे अधिक अगर कहीं है तो वो है दिल्ली में। दिल्ली में टेली डेंसिटी जो मार्च 2021 के अंत में दिखाया गया है वो है 281.25। फिर आपको दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है जहां सबसे अधिक है, मैं वो बताना 152.50%। फिर आपको केरल में देखा जाए तो 129.45। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर। देखिए डेली डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, दिल्ली में प्रति व्यक्ति 2.81, मतलब 2.81 कनेक्शन है। ठीक है, उसी तरह से सबसे आखिर में आता है बिहार जहां सबसे कम टेली डेंसिटी है, यहां आपको 53.61% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। विश्व में एफडीआई अंतर प्रवाह में 35% की कमी, जबकि भारत में इसमें 25% की वृद्धि दिखाई गई है, और ये अंकटाड का रिपोर्ट है। ठीक है, मतलब इस महामारी में हुआ यूं कि पूरे विश्व के एफडीआई में अंतर प्रवाह अगर देखा जाए तो 35% की कमी आई है ओवरऑल, लेकिन भारत में 25% की वृद्धि हुई है, और ये अंकटाड का रिपोर्ट है। और ये है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मतलब सर्वाधिक अंतर प्रवाह वाले देश जहां देश में एफडीआई आए हैं। ठीक है, तो 2020 की रैंकिंग अगर देखी जाए एफडीआई के अंतर प्रवाह में तो पहले स्थान पे है आपको अमेरिका, यहाँ आपको 2020 में 156 अरब डॉलर आए हैं। फिर दूसरे स्थान पे चीन है जहां 149 अरब डॉलर आए हैं। ठीक है, और हांगकांग तीसरे स्थान पे है जो कि पिछली बार ये 5वें स्थान पे था, यहाँ 119 अरब डॉलर आए हैं। सिंगापुर चौथे स्थान पे है, ये एक स्थान पीछे घसका है, पिछली बार ये तीसरे स्थान पे था। ठीक है, भारत इस बार 5वें स्थान पे है जो कि पिछले बार 8वें स्थान पे था। भारत की रैंकिंग ऊपर हुई है, इसलिए यहाँ 25% की वृद्धि देखी जा रही है अंकटाड के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि 2019 में 51 अरब डॉलर का एफडीआई आया था भारत में, और 2020 में ये एफडीआई 64 अरब डॉलर का हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 25% की वृद्धि है। चलिए इसी तरह से आपको देखा जाए तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो एफडीआई सर्वाधिक बाह्य प्रवाह वाले देश हैं, मतलब जिस देश से एफडीआई बाहर गए हैं दूसरे कंट्री में, मतलब उस कंट्री का पैसा किसी और कंट्री में इन्वेस्ट हुआ है एफडीआई के रूप में। तो देखिए ये 2020 का रैंकिंग अगर बाह्य प्रवाह में देखा जाए तो पहले स्थान पे है चीन जो कि पिछले साल ये तीसरे रैंक पे था, मतलब 2019 में 137 अरब डॉलर का बाह्य प्रवाह हुआ था, मतलब इस कंट्री से 137 अरब डॉलर की एफडीआई दूसरी कंट्रीज में गई थी, लेकिन इस बार वो कम गई, ये 133 अरब डॉलर रहा। ठीक है, दूसरे स्थान पे है आपको लग्जमबर्ग जो कि 11वें स्थान पे था, लेकिन इस बार ये दूसरे स्थान पे है बाह्य प्रवाह में। पिछली बार इसके देश के मात्र 34 अरब डॉलर ही बाह्य प्रवाह में गए थे, लेकिन इस बार लग्जमबर्ग से 127 अरब डॉलर का एफडीआई बाहर गया है। ठीक है, तीसरे स्थान पे है आपको जापान, चौथे स्थान पे है आपको हांगकांग और चीन दोनों। ठीक है, चीन पिछले बार 7वें स्थान पे था और इस बार चौथे स्थान पे है। इसी तरह से अगर भारत का स्थिति देखा जाए तो भारत 18वें स्थान पे, मतलब कहने का कि पिछली बार भारत से एफडीआई जो गया था बाह्य प्रवाह वो 13 अरब डॉलर का था, लेकिन इस बार घटकर ये 12 अरब डॉलर का हो गया। मतलब पिछली बार भारत जो 20वें स्थान पे था अब ये 18वें स्थान पे आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष पहली बार 600 अरब डॉलर से अधिक हुआ है। ठीक है, भारत का जो आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि 600 अरब डॉलर से पार हुआ है।
अब देखिए 11 जून 2021 को आरबीआई के द्वारा जो जारी आंकड़े के अनुसार 4 जून तक की अगर स्थिति देखी जाए तो भारत के विदेशी मुद्रा कोष में देखा जाए तो विदेशी मुद्रा का संपत्ति जो है, परिसंपत्ति मतलब फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो 560.890 अरब डॉलर में है। 4 जून 2021 की स्थिति है, ठीक है, 560.890 अरब डॉलर। और गोल्ड में अगर देखा जाए तो ये है 37.604 अरब डॉलर। फिर विशेष आहरण अधिकार मतलब एसडीआर ये है 1.513 अरब डॉलर का। फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो सुरक्षित राशि है, ठीक है, यह है 5 अरब डॉलर मतलब ट्रांस विथ आईएमएफ। फिर कुल विदेशी मुद्रा कोष जो हो जाता है ये बढ़कर हो रहा है आपको 605.008 अरब डॉलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मार्च 2021 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, ठीक है। मतलब भारत पर जो विदेशी ऋण है, कर्ज है, वो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 30 जून 2021 को ये जारी रिपोर्ट हुई थी और इसके अनुसार भारत पर जो विदेशी ऋण की स्थिति है वो देखा जाए तो कुल विदेशी ऋण है 570 अरब डॉलर का, ठीक है। भारत के पास जो कुल विदेशी ऋण है वो है 570 अरब डॉलर का, जो कि दीर्घकालिक ऋण देखा जाए तो वो है 468.9 अरब डॉलर। और कुल विदेशी ऋण का जो दीर्घकालिक ऋण का भाग है वो है 82.3%। मतलब जो जितना भी ऋण है, मतलब 570 अरब डॉलर का जो कर्ज है भारत के ऊपर, जिसमें से 468.9 अरब डॉलर दीर्घकालिक ऋण है, मतलब लंबे अवधि के लिए ऋण है, वो अगर प्रतिशत में देखा जाए तो वो है 82.3%, ठीक है। और अल्पकालिक ऋण जो बचता है, मतलब इसमें से जब माइनस करेंगे तो आएगा 101.1 अरब डॉलर। यानी अगर इसे प्रतिशत में देखा जाए तो मात्र 17.7% लोन है, भारत के ऊपर कर्ज है जो कि कम अवधि के लिए है, अल्पकालिक है, ठीक है। और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अगर कुल विदेशी ऋण देखें तो वो है 21.1% और कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का भाग है आपको 9.1%, ठीक है। मतलब जितने भी ऋण है उसमें कुछ रियायती ऋण का भाग है 9.1%। अब देखा जाए विदेशी ऋण में विभिन्न घटक, तो विदेशी वाणिज्यिक उधारियां जो है वो है 37.4% और एनआरआई जमाएं 24.9%। फिर अल्पकालिक व्यापार ऋण है 17.1%। अब मुद्रा की दृष्टि में अगर विदेशी ऋण की संरचना देखते हैं हम लोग, तो डॉलर के मूल्य में जो भारत के पास विदेशी ऋण की संरचना है वो है 52.1%, ठीक है। जितना भी ऋण है उसमें से 52.1% डॉलर के रूप में है और रुपए के मूल्य में 33.3% का ऋण है। फिर एसडीआर के रूप में 4.4% का ऋण है, येन के रूप में 5.8% और यूरो के रूप में 3.5% का ऋण जो है वो भारत के ऊपर है। और ये आरबीआई की रिपोर्ट है, 30 जून 2021 को जारी की गई थी और ये मार्च 2021 के अंत तक की स्थिति बताई गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं नियुक्तियां मतलब अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो अपॉइंटमेंट में देखा जाए तो पहला है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र के अग्रणी कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है सत्या नडेला को। फिर चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त हुए हैं अनूप चंद्र। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ का कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। मतलब ये अमिताभ कांत के कार्यकाल में, जो कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। फिर आपको अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल में 1 वर्ष की पुनः वृद्धि की गई है, वो है के वेणुगोपाल। और फिर है आरबीआई के जो चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं वो है टी रविशंकर, बीपी कानूनगो के स्थान पर आए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है इसमें कि भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत जो हैं नियुक्त हुए हैं वो है अतुल कश्यप, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नियुक्त लगातार 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए जो हुए हैं वो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरस, ठीक है। और 8 राज्य में नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। कर्नाटक में आपको थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश में मंगू भाई छगन भाई पटेल, मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं हरिबाबू कंबपति। फिर हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, फिर गोवा में पीएस श्रीधरन पिल्लई, हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य और झारखंड में रमेश बैस,
ये नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं इन 8 राज्यों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है पुलित्जर पुरस्कार 2021। तो देखिए, ये 11 जून 2021 को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि के क्षेत्र में घोषणा की गई है। ठीक है, 22 श्रेणी में 15-15 हजार डॉलर की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है। जन सेवा के तहत स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। फिर आपको देखा जाए पुस्तक, ड्रामा और संगीत के क्षेत्र में, तो फिक्शन में आपको दिया गया है द नाइट वॉचमैन को, जिसके लेखक हैं लुइस एड्रिच। फिर हिस्ट्री में दिया गया है फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्क्स इन ब्लैक अमेरिका को, जिसके लेखक हैं मारिया चैटलिन। फिर ड्रामा में दिया गया आपको द हॉट विंग किंग, इसके हैं लेखक कटोरी हॉल। और बायोग्राफी अगर देखा जाए तो वो है द डेड आर अराइजिंग द लाइफ ऑफ मैल्कम, मतलब इसके जो लेखक हैं वो है लेस पाइने और तमारा पाइने। फिर पोएट्री के सेक्टर में दिया गया है पोस्ट कॉर्नेलियल लव पोएम, वो है नताली डियाज को दिया गया है। फिर आपको जनरल नॉन फिक्शन, तो ये दिया गया है वेलिंगटन्स लाइफ, द मर्डरस कॉप ऑफ 1898 एंड द राइज ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, इसके हैं डेविड जुचिनो। फिर संगीत के क्षेत्र में जो दिया गया है वो दिया गया है स्ट्राइड को, और ये है तानिया लियोन को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो कि जन सेवा यानी पब्लिक सर्विस में दिया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स को। फिर ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट में दिया गया है स्टार ट्रिब्यून, और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में दिया गया है बोस्टन ग्लोब के 5 पत्रकार को। फिर एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग में दिया गया है राइटर्स व एटलांटिक के पत्रकारों को संयुक्त रूप से। फिर लोकल रिपोर्टिंग ये दिया गया है तंपा बे टाइम्स के 2 पत्रकार हैं, और ऑडियो रिपोर्टिंग में दिया गया है नेशनल पब्लिक रेडियो के 3 पत्रकार को। फीचर राइटिंग दिया गया है रनर्स वर्ल्ड व कैलिफोर्निया संडे मैगजीन के पत्रकार को। फिर नेशनल रिपोर्टिंग में दिया गया है द मार्शल प्रोजेक्ट, इंडी स्टार व इनविजिबल इंस्टीट्यूट। फिर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ये दिया गया है बुज फीड न्यूज के 3 पत्रकार, जिसमें आपको मेघा राजगोपालन, एलिशन किलिंग और क्रिस्टो बुसेक हैं। फिर कमेंट्री ये दिया गया है माइकल पॉल विलियम्स को, रिचमंड टाइम्स के। और क्रिटिसिज्म में दिया गया है वेलेस्ली मॉरिस, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से हैं। फिर एडिटोरियल राइटिंग में दिया गया है रॉबर्ट ग्रीन को, जो कि लॉस एंजलिस टाइम्स से हैं। और ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी ये दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस का फोटोग्राफी स्टाफ को। चलिए नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। तो वर्ष 2021 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता हैं वो है डॉक्टर शकुंतला हड़क थिल्स्टेड, जो कि भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ हैं और डेनमार्क के नागरिक हैं। फिर 2.5 लाख अरब डॉलर का ये पुरस्कार जो है वो उनको मछली आधारित खाद्य प्रणालियों के क्षेत्र में उनके शोध और उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको फुकुओका पुरस्कार। फुकुओका पुरस्कार जो है वो वर्ष 2021 को जापान के फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन पुरस्कार की घोषणा की गई है, और ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है पालागुम्बी साईनाथ को, जो कि पूर्व वर्ष में हिंदू के संपादक थे और ब्लिट्ज के उप संपादक रहे हैं। ठीक है, फिर एकेडमिक पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर किसीमोतो को, जो कि चीन के हैं। और आर्ट एंड कल्चर पुरस्कार दिया गया है प्रबदा यून को, जो कि थाईलैंड के फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की ओर, जिसमें 6 मई 2021 को खेल जगत का यह पुरस्कार जो है वो स्पेन के सिविले शहर में ऑनलाइन दिया गया। लॉरिस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रहे हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर लॉरिस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में रही है नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर लॉरिस वर्ल्ड का वापसी वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो कनाडा के स्नोबॉर्डर मैक्स पैरेट रहे हैं। और लॉरिस वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम जो है वो जर्मन फुटबॉल क्लब बायरन म्यूनिख टीम रही है। ठीक है, लॉरिस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर ये अमेरिका के फुटबॉलर पैट्रिक माहोम्स को मिला है। और स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किक फॉर योर बाय किक फेयर जर्मनी।
फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है वो अमेरिका की पूर्व वर्षों की टेनिस खिलाड़ी बिलिजन किंग को दिया गया है। फिर लॉरिस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो दिया गया है क्रिस निकिन को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जिसमें पहला है दिलीप कुमार, जिसका नाम था यूसुफ खान। बॉलीवुड के पूर्व वर्षों के जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख के नाम से ख्याति प्राप्त भारत के पूर्व वर्षों के जाने माने स्प्रिंटर मतलब धावक मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया। इनके निधन के कुछ दिन पहले ही इनकी पत्नी का भी निधन हुआ था कोरोना से। नेक्स्ट है डिंको सिंह, पद्मश्री से सम्मानित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता पूर्व वर्षों के जाने माने मुक्केबाज, केवल 42 वर्ष की आयु में ही इनकी निधन हो गई। फिर है आपको नेक्स्ट बुद्धदेव दास गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म निर्देशक का 77 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अनिरुद्ध जगन्नाथ, 2 बार मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे, 6 बार प्रधानमंत्री रहे और इनका निधन जो हुआ 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है केनेथ कोंडा, जो कि जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक पनगढ़िया, जो कि पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकें में पहला है सच कहूं तो, ये आत्मकथा है, एन ऑटोबायोग्राफी नीना गुप्ता का। फिर है द वॉर दैट मेड रॉ, यानी द वॉर दैट मेड R&AW, इसके लेखक हैं अनुषानंद कुमार। फिर है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसके लेखक हैं सुरेश रैना। फिर नेक्स्ट है वेयर अबाउट्स अ नोबल, इसके लेखक हैं झुंपा लहरी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इसके लेखक हैं अशोक लवासा। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020, यह है नीना गुप्ता। 2003 से 2020 का जो है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज, नीना गुप्ता इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपो 20, जो कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में होगा। इसका थीम था कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। कुल देश जो भाग लेंगे इसमें वो कुल है 192। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन से तितलियों की प्रजाति पर खतरा, और ये स्विट्जरलैंड की शोध रिपोर्ट है। तो देखिए स्विट्जरलैंड की बेसल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने एक अध्ययन में आधार में बताया है कि कृषि, वाहन उत्सर्जन और उद्योग से उत्सर्जित जो नाइट्रोजन मिट्टी में अधिकता से जमा हो रही है, उसकी वजह से तितलियों के अनेक प्रजाति गंभीर खतरे में आ गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है कि महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ लेटिसेनबेट गिरे का नया विश्व रिकॉर्ड। तो देखिए 8 जून 2021 को नीदरलैंड्स में हेंजिलो में इथोपिया की लेटिसेनबेट गिरे ने 10,000 मीटर दौड़ 29 मिनट 1.03 सेकंड में पूरी करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। नेक्स्ट टॉपिक है साउथपुट में रैन क्राउसरे का नया विश्व रिकॉर्ड। देखा जाए तो 18 जून 2021 को ओरेगॉन में अमेरिका के रैन क्राउसरे ने एक ट्रक एंड फील्ड ट्रायल के दौरान 23.37 मीटर चक्का फेंककर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज श्रृंखला 2021। तो देखा जाए तो जून जुलाई 2021 में दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई थी, जिसमें उन्होंने 2 टेस्ट मैच और 5 T20 मैच खेली थी। टेस्ट सीरीज का जो रहा वो दक्षिण अफ्रीका विजेता रही 2-0 से, और T20 सीरीज भी दक्षिण अफ्रीका ही विजेता रही 5-0 से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है न्यूजीलैंड इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला। तो ये जून 2021 में 2 टेस्ट मैच खेलने न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का दौरा किया था, और न्यूजीलैंड जो है वो 1-0 से श्रृंखला को जीत लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट सीरीज। तो देखिए 16 से 19 जून 2021 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में टेस्ट मैच खेला गया,
और पिछले 7 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारतीय महिला टीम ने कोई पहला टेस्ट मैच खेला था। ठीक है, और ये मैच ड्रॉ रहा, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया शेफाली वर्मा को। 17 वर्ष की शेफाली वर्मा है, जिसने पहली पारी में 96 और दूसरी पारी में 63 रन बनाए थे। ठीक है, और ओडीआई श्रृंखला जब हुई भारत और इंग्लैंड की, तो इसमें इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम। तो देखिए 18 से 23 जून को साउथहैम्पटन में जो न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ था, उसमें विराट कोहली ने कप्तानी की थी और ये 61वां टेस्ट मैच था जब विराट कोहली ने कप्तानी की थी। इससे पहले 60 मैच में कप्तानी करने का रिकॉर्ड था महेंद्र सिंह धोनी का। अब देखा जाए विराट कोहली के जो ये 61 टेस्ट मैच थे, उसका रिकॉर्ड अगर देखें हम लोग, तो 36 मैचों में इन्होंने जीत दर्ज की है, 15 मैच में हार का सामना करना पड़ा और 10 टेस्ट मैच अनिर्णित समाप्त हुए। यानी कि विजय प्रतिशत अगर देखा जाए तो यह 59.01% रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। तो देखा जाए तो 24 से 31 मई 2021 को 31वीं एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ दुबई में। ठीक है, और भारत की स्थिति जो है वो चौथा स्थान रहा। भारत ने 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य हासिल किए। भारत में अगर स्वर्ण देखा जाए तो पुरुष में 1 यानी कि संजीत कुमार जो कि 91 किलोग्राम के हैवी वेट में थे, और महिला में 1 पूजा रानी जो कि 75 किलोग्राम की मिडिल वेट में थी। इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। अब रजत में देखा जाए तो पुरुष में 2 हैं, अमित पंघाल और शिव थापा। फिर महिला में देखा जाए तो 3 महिलाएं हैं जिसने रजत पदक प्राप्त किया है। पहला है आपको MC मैरी कॉम, फिर है लाल बुआत सही और तीसरा है अनुपमा कुंडू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि पदार्पण टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले जो विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बने, तो वे हैं डेवॉन कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड के हैं। फिर नेक्स्ट है कि सर्वाधिक 105 बार बल्लेबाजों को शून्य पर आउट करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये बनाया जेम्स एंडरसन ने जो कि इंग्लैंड के हैं। फिर है 21 जून 2021 को वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को आउट करके टेस्ट क्रिकेट की 46वीं हैट्रिक बनाने में सफलता प्राप्त किसने की, तो दक्षिण अफ्रीका के बॉलर हैं केशव महाराज। ठीक है, नेक्स्ट है कि महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसका है, तो ये मिताली राज का है और भारत के हैं मिताली राज जिन्होंने 10,337 रन बनाए हैं अब तक। चलिए नेक्स्ट देखें। देखा जाए पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, तो ये 18 से 22 जून 2021 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में संपन्न हुआ फाइनल मैच था, जिसमें विजेता था न्यूजीलैंड। 8 विकेट से जीता है, भारत उप विजेता रहा। फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच दिया गया वो दिया गया न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कायल जेमिसन को, और विजेता टीम को $16 लाख यानी कि लगभग 12 करोड़ रुपए और टेस्ट चैंपियनशिप का गदा उपहार में दिया गया। उप विजेता रही भारतीय टीम जिसको $8 लाख यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सुनील छेत्री के गोलों की संख्या अब रिकॉर्ड 74 हुई। तो देखिए 7 जून 2021 को दुबई में फीफा विश्व कप 2022 और एशियाई कप 2023 के जो संयुक्त क्वालिफायर मैच हो रहे थे, उस मुकाबले में बांग्लादेश के विरुद्ध मैच में 2 गोल करके ये 74 का रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, भारत इस मैच को 2-0 से जीत ली थी और देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में 6 वर्ष के अंतराल के बाद ये भारत की पहली जीत थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2021। ठीक है, ये 30 मई से 13 जून 2021 में खेली गई पेरिस में। ठीक है, और इसमें पुरुष एकल के जो विजेता रहे हैं वो नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और उप विजेता रहे स्टेफानोस सित्सिपास जो कि ग्रीस के हैं। महिला में विजेता रहे बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य के, और उप विजेता रहे अनस्तासिया, ये रूस के हैं। फिर पुरुष में देखा जाए तो पियरे ह्यूगिस हर्बर्ट और निकोलस माहूत, ये दोनों फ्रांस के हैं जो कि पुरुष युगल में विजेता रहे हैं, और उप विजेता रहे एलेक्जेंडर बुबलिक और आंद्रे गोलुबेव, ये दोनों कजाकिस्तान के हैं।
फिर महिला युगल में विजेता रही बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, दोनों चेक गणराज्य के हैं। उप विजेता थे बेथानी माटेक सैंड्स अमेरिका के और ईगा सियातेक, ये पोलैंड के हैं। मिश्रित में जो विजेता रहे वो है डिजाइरे क्राउजेक अमेरिका के और जो सैलिसबुरी ब्रिटेन के, और उप विजेता थे एलेना बेसनीना और आसियान क्रात्सेव, ये दोनों रूस के हैं। ठीक है, ये फ्रांसीसी ओपन 2021 थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा विश्व में सबसे कम आयु में बने ग्रैंड मास्टर। तो देखिए 1 जुलाई 2021 को भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं अभिमन्यु मिश्रा, वो बुडापेस्ट में एक टूर्नामेंट में केवल 12 वर्ष 4 माह 25 दिन की आयु में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त जो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं उनकी संख्या है 68, जो कि जून 2021 तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी की विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक। तो देखिए 27 जून को पेरिस की विश्व कप तीरंदाजी में, ठीक है, ये तीरंदाजी में एक दिन में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। और ये किस किस प्रतियोगिता में जीती हैं ये 3 पदक, तो देखा जाए तो पहला है व्यक्तिगत रिकर्व में, फिर दूसरा है मिश्रित युगल में जो कि अपने पति अतनु दास के साथ इन्होंने जोड़ी बनाकर खेला था, फिर तीसरा है आपको महिला रिकर्व टीम में, ये स्पर्धा में जीत सकी हैं गोल्ड मेडल। ये 3 स्पर्धा है जिसमें गोल्ड मेडल जीती हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। पिछले मंथ की पीडीएफ भी अपलोड नहीं हुए, उसे जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण वीडियो के पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहे हैं, उसे जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। पूरा कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो।